हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लॉ एंड लीगल। भैया आज हम देखेंगे इंटरप्लीडर सूट एंड देयर प्रोसीजर। ठीक है, तो इंटरप्लीडर सूट होता क्या है वो जानना आपको बहुत जरूरी है। जब भी दो से ज्यादा लोग किसी एक ऐसी चीज, चाहे वो प्रॉपर्टी हो या पैसा के लिए लड़ते हैं आपस में, कि बोलते हैं कि ये मेरा है, ये मेरा है, क्लेम करते हैं कि मेरी प्रॉपर्टी, ये मेरी प्रॉपर्टी, दो या दो से ज्यादा लोग, बल्कि वो प्रॉपर्टी किसी और के पास रहती है और जो प्रॉपर्टी रहती है वो एक थर्ड न्यूट्रल पर्सन के पास होता है, वो उसे संभालता है। तो जो संभालने वाला पर्सन रहता है ना, तो उस पर्सन को दो पर्सन बोलते हैं आके कि ये प्रॉपर्टी हमारी, हमें दे दो। तो वो पर्सन आपस में लड़ते हैं, तो इसी को हम कहते हैं इंटरप्लीडर सूट। मुझे मालूम है आपको ऐसे बताने में नहीं समझेगा, मैं एग्जाम्पल दूंगा तो ही समझेगा। चलो एग्जाम्पल लेते हैं। देखो, जैसे कि यहाँ पे एक बैंक है, ठीक है, ये एक बैंक है, एक आदमी है, जैसे कि हम ले लेते हैं ए। ठीक है, ए ने बैंक में कितना, 1 करोड़, 1 करोड़ का, यानी कि 1 करोड़ का गोल्ड ए ने बैंक में लॉकर खरीदा है। अब आपको मालूम है कि लॉकर क्या होता है, उसमें लॉकर का पैसा देना पड़ता है बैंक को। तो लॉकर लिया है बैंक में, और उस बैंक में ए ने 1 करोड़ का गोल्ड रखा है। ठीक है, अब 1 साल बाद ए का जो है ना वो डेथ हो जाता है, ए मर जाता है, समझो मर जाता है। अब ए के घर से दो रिलेटिव्स आते हैं, बी और सी, और बी और सी आपस में क्या करते हैं, लड़ते हैं। ये दोनों कहाँ जाते हैं, बैंक के पास। और बैंक को बोलते हैं कि जो ए का सामान था मुझे दे दो। बी बोलता है कि मुझे दे दो, सी बोलता है कि मुझे दे दो। तो ऐसे हालात में जब ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं कि ये सामान मेरा है, ये सामान मेरा, अब बैंक को बोल रहे हैं, तो बैंक क्या करेगी, किसको देगी, जो इसका मालिक होगा उसी को देगी, लेकिन मालिक की डेथ हो गई है। तो ऐसे हालात में बैंक क्या करेगा, इंटरप्लीडर सूट फाइल करेगा कोर्ट में, और फिर कोर्ट पता लगाएगी कि इन दोनों में से ए का कौन असली रिलेटिव, यानी कौन उसका सक्सेशन या हेयर से, तो उसी को दिया जाएगा। तो इसको ही कहा जाता है इंटरप्लीडर सूट। हमने एक एग्जांपल लिया। अब देखो, कभी कभी क्या होता है ना कि बैंक में अगर कोई सामान रखा है तो जिसने रखा उस पे एक नॉमिनी भी होता है। अगर नॉमिनी जिंदा है और वो खुद बैंक में आके पैसा या ए का जो सामान है वो ले लेता है, तो ऐसे में इंटरप्लीडर सूट नहीं फाइल होगा। लेकिन अगर नॉमिनी नहीं आता है और वो जिंदा है, ठीक है, नॉमिनी नहीं आता, तो बैंक खुद नॉमिनी को जाके नहीं देगी, क्योंकि बैंक का काम है सिर्फ स्टोर, उसे रखना अपने बैंक में, किसी को इन्वेस्टिगेशन करके या उसका सामान पहुंचाना नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसे में बी और सी के बीच में इंटरप्रेटर सूट फाइल होगा। हमने पहला एग्जांपल देखा, अब दूसरा भी देखते हैं। यहाँ पे एक पर्सन है, उसको सड़क पर एक मोबाइल मिलता है। ठीक है, मोबाइल मिलता है, और इसी मोबाइल को दो पर्सन ए के पास आते हैं लेने के लिए, बी और सी। बी बोलता है ए को ये मेरा मोबाइल है, सी बोलता है ये मोबाइल मेरा है। तो ऐसे हालात में अब ये दो बंदे आपस में लड़ रहे हैं कि मेरा मोबाइल है, ये मेरा मोबाइल है। तो ए क्या करेगा, कोर्ट में जाके इंटरप्लीडर सूट फाइल करेगा, फिर कोर्ट पता लगाए कि ये मोबाइल इन दोनों में से किसका है। मैंने सिर्फ एग्जांपल देने के लिए ये मोबाइल का यूज किया है। ठीक है, और फिर क्या होता है ना, जब ए, तो इन दोनों को जो आपस में लड़ रहे हैं ना, इन्हें हम डिफेंडेंट बोलते हैं। जो भी पार्टी आपस में लड़ती है किसी प्रॉपर्टी को लेकर कि ये मेरा है, ये मेरा है, तो उसे हम डिफेंडेंट बोलते हैं। और जो पार्टी जिसके पास प्रॉपर्टी, जिसके पास सामान होता है, किसी का गुम हुआ सामान या कोई भी प्रॉपर्टी है, जैसे कि ए के पास मोबाइल आया, किसी का गुम हुआ मोबाइल ए के पास है, तो ए यहाँ प्लेंटिफ है, तो ए कोर्ट में केस फाइल करेगा, और केस फाइल करने के बाद ये मोबाइल कोर्ट में जमा कर देगा, और उसी दिन से ए की ड्यूटी वहां से खत्म हो जाती है। फिर आगे प्लेंटिफ और डिफेंडेंट ये बन जाएंगे, इन दोनों के बीच में कोर्ट का काम रहेगा प्रूफ करना, एविडेंस इन्वेस्टिगेशन करना कि इन दोनों में से असली मालिक कौन है मोबाइल का। तो इसी को हम कहते हैं इंटरप्लीडर सूट। अब इसका प्रोसीजर देख लेते हैं। देखते हैं प्रोसीजर। ये देखो, ऑर्डर 35 के अंदर आता है, रूल नंबर 1 से 6। ये प्रोसीजर एक इंटरप्लीडर सूट फाइल करने का। ठीक है, हमने एग्जाम्पल देखा था। एग्जाम्पल क्या था कि एक आदमी था ए, उसके पास एक मोबाइल आया था। ठीक है, मैं सिर्फ एग्जांपल बता रहा हूँ, और भी चीज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है इसको। अब इस मोबाइल को ए के पास दो लोग आए थे, बोल रहे थे कि ये मेरा मोबाइल है। कौन, बी और सी। बी और सी ए को क्या बोलते हैं, ये मेरा मोबाइल है। यहाँ पे
ए को मोबाइल सड़क से मिला था, अब ए को नहीं मालूम कि ये किसका मोबाइल है, तो बी और सी आके बोलते हैं मेरा मोबाइल है मुझे दो, तो यहाँ बी और सी आपस में लड़ने लगे। तो ऐसे हालात में पहला रूल क्या कहता है कि जो ए है उसका उस प्रॉपर्टी से कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, कोई लेन देन कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए। जैसे कि जो ए है उसका मोबाइल से कोई कनेक्शन, क्या ए का खुद का मोबाइल है वो नहीं, ए को कहाँ मिला, सड़क पर मिला, तो इसमें ए और मोबाइल का कोई कनेक्शन है नहीं। ए क्या करना चाहता है कि उस मोबाइल को देना चाहता है, जो उसका असली मालिक है ए उसको देना चाहता है, लेकिन बी और सी दो मालिक हैं, अब वो आपस में लड़ रहे हैं। तो इस हालात में ए क्या करेगा, कोर्ट में इंटरप्रेटर सूट फाइल करेगा, लेकिन उसके लिए 3 कंडीशन होती है। जो प्रॉपर्टी है, जो जिसके पास वो प्रॉपर्टी है, जिस प्रॉपर्टी को वो पर्सन देना चाहता है, जिसकी प्रॉपर्टी नहीं है, तो उन दोनों में प्रॉपर्टी और उस पर्सन में कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए। जैसे कि ए और मोबाइल के बीच में कोई कनेक्शन है, ये ए का तो मोबाइल नहीं है, ए को सड़क पे मिला तो कोई कनेक्शन नहीं है। अब ए यहाँ पे क्या है, प्लेंटिफ, क्योंकि जो भी केस फाइल करता है कोर्ट में उसे हम प्लेंटिफ कहते हैं, और जिसके हम खिलाफ फाइल करते हैं वो क्या होता है, डिफेंडेंट। तो इस हालात में ए यहाँ पे प्लेंटिफ होगा, और जो आपस में 2 पर्सन लड़ रहे हैं इन दोनों को हम डिफेंडेंट बोलेंगे। तो जो प्लेंटिफ है जैसे कि ए, तो ए इन दोनों में से किसी के भी साथ कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, ना कोई सीक्रेट मीटिंग होना चाहिए कि मैं ये मोबाइल तुझे दे दूंगा, ऐसा कोई भी इलीगल काम नहीं होना चाहिए। जैसे कि ये दोनों आपस में लड़ रहे हो, अब बी और ए पहले से ही आपस में एक दूसरे को जानते हैं, तो बी, अब यहाँ पे ए अगर बी को मोबाइल दे दिया तो इंटरप्रेटर सूट नहीं फाइल होगा, ठीक है, क्योंकि ए बी को जानता है। तो अगर ए बी को ही डायरेक्ट दे दिया तो यहाँ पे कोई इंटरप्रेटर सूट होगा नहीं होगा। कब होगा, जब ये तीनों अनजान होंगे, ये दोनों आपस में लड़ेंगे और ए बी जो बी सी है ये ए को नहीं जानते होंगे, बस इनकी प्रॉपर्टी इसके पास है, ये लेने आए हैं, ठीक है, ये हो गया। और डिफेंडेंट हमेशा 2 या 2 से ज्यादा होने चाहिए। जैसे कि यहाँ ये डिफेंडेंट बी और सी 2 हैं, 2 से ज्यादा होने चाहिए। अब जो ये है ए, जो प्लेंटिफ है वो किसी का भी सपोर्ट ना करे, ना उनसे कोई ना रिलेशन होना चाहिए, ना सपोर्ट करना चाहिए, ना कोई सीक्रेट मीटिंग होना चाहिए कि मोबाइल में तेरे को दे दूंगा या कोई प्रॉपर्टी तुझे दे दूंगा। तो ये हमारा रूल नंबर 1 था। अगर किसी प्लेंटिफ को 2 लोगों के बिहाफ पर कोई इंटरप्रेटर सूट फाइल करना है तो ये 3 रूल हैं। उनका कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए प्लेंटिफ और डिफेंडेंट का आपस में, प्लेंटिफ और उस प्रॉपर्टी में कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, नहीं प्लेंटिफ का वो प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए, इंटरेस्ट। देखो अगर प्लेंटिफ जो ए है मोबाइल इन दोनों को नहीं दे, अपने पास ही रख ले, तो यहाँ पे इंटरप्रेटर सूट फाइल नहीं होगा। अगर ए मोबाइल देना चाहता है, जिसका मोबाइल उसको देना चाहता है, लेकिन अगर वहाँ पे 2 लोग आते कि मेरा मोबाइल है, तब जाके इंटरप्रेटर सूट फाइल होगा, ठीक है। और दूसरा, हमेशा 2 या 2 से ज़्यादा डिफेंडेंट होने चाहिए, जैसे कि यहाँ बी और सी थे। तो ये पहला रूल हो गया। अब दूसरा रूल देखते हैं, रूल नंबर 2। देखो रूल नंबर 2 क्या है, प्लेंटिफ को मनी या प्रॉपर्टी कोर्ट में जमा करना पड़ता है। अब जब यहाँ ए ने कोर्ट में इंटरप्रेटर सूट फाइल कर दिया, अब फाइल करने के बाद जो ए है वो कोर्ट को मोबाइल दे देगा। जैसे कि ए के पास क्या है, मोबाइल, तो कोर्ट में जाके ए वो मोबाइल कोर्ट में जमा कर देगा, ठीक है। यहाँ पे उसको ड्यूटी खत्म होती है। लेते हैं रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 में क्या होता है ना कि जब भी, जैसे कि हमने एग्जांपल देखा था, ए बी और सी, ए को इस सड़क से क्या मिलता है, मोबाइल। अब ए और फिर उसी दिन बी और सी आके बोलते ए को कि ये हमारा मोबाइल है। तो यहाँ पे ए कंफ्यूज हो गया कि इन दोनों में से असली मालिक कौन है मोबाइल का। तो ए ने क्या किया, कोर्ट में केस कर दिया, इंटर प्लीडर सूट के नाम से केस कर दिया इन दोनों की वजह से, कि आपको यहाँ पे कोर्ट डिसाइड करेगा इन दोनों में से मोबाइल का असली मालिक कौन है। लेकिन अब ये इंटर प्लीडर सूट कैसे होगा, अगर इन दोनों में से बी और सी में से किसी ने ए के ऊपर खिलाफ केस कर दिया कि ए के पास मेरा मोबाइल है, मुझे ऐसा मोबाइल नहीं दे रहा है, तो उस हालात में इंटर प्लीडर सूट फाइल नहीं होगा। और अगर होता है तो जो इसने बी ने या सी ने कोई केस किया होगा तो उस केस को स्टे कर दिया जाएगा, यानी कि रोक दिया जाएगा जब तक एक इंटर प्लीडर सूट का डिसीजन नहीं आ जाता। तो इसको हम कहते हैं रूल नंबर 3, ठीक। अब रूल नंबर 4 देखते हैं, इसमें प्रोसीजर एट फर्स्ट हियरिंग। यहाँ इसमें फर्स्ट हियरिंग होता है प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के बीच। इसमें क्या होता है कि प्लेंटिफ को फ्री करना होता है। अब प्लेंटिफ ने केस कर दिया, देखो एक ही प्रॉपर्टी के लिए 2 पर्सन आए थे प्लेंटिफ के पास कि बोले थे हमारी प्रॉपर्टी है, तो प्लेंटिफ यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया कि ये प्रॉपर्टी आखिर किसकी है, मैं किसको दूं। तो ऐसे में उसने केस फाइल कर दिया इंटर प्लीडर सूट। अब वहां पे जो भी सामान था उसने कोर्ट को जमा कर दिया। तो जब भी एक प्लेंटिफ, अब उसका वो सामान तो है नहीं उसमें, तो उसने केस करने के बाद भी जो भी उसके पास वो सामान था, जो भी प्रॉपर्टी, वो कोर्ट में क्या किया, जमा कर दिया रूल नंबर 2 के हिसाब से। जमा करने के बाद
अब जब फर्स्ट हियरिंग होता है ना कि इंटरप्रेटर सूट में, तब उस प्लेंटिफ को आज़ाद कर दिया जाता है, यानी कि निकाल दिया जाता है, अब फ्री कर दिया जाता है, सीधी बात। अब फ्री क्यों कर दिया जाता है? क्योंकि उसका इतना ही सा रोल था, क्योंकि उसको ये कन्फ्यूजन था कि ये प्रॉपर्टी किसकी है। तो उसने केस भी कर दिया उन दोनों के पर्सन के खिलाफ कि, और वो प्रॉपर्टी भी कोर्ट में जमा कर दिया। अब यहाँ पे कोर्ट का काम होता है कि उस प्रॉपर्टी का असली मालिक कौन है, तो उन दोनों को पर्सन को आइडेंटिफाई, इन्वेस्टिगेशन करके कोर्ट उस प्रॉपर्टी को उन दोनों में से किसी एक को देगी। ये अब कोर्ट का काम है। प्लेंटिफ का काम सिर्फ क्या था? कोर्ट में प्रॉपर्टी देना, और उस प्रॉपर्टी का मालिक कौन है वो कोर्ट का काम था। तो यहाँ पे प्लेंटिफ ने अपना काम कर दिया, कोर्ट में केस भी कर दिया, और जो प्रॉपर्टी थे वो कोर्ट में जमा भी कर दिया। अब वहाँ पे प्लेंटिफ को क्या किया जाएगा? फ्री कर दिया जाएगा, यानी कि प्लेंटिफ को अब आने की जरूरत नहीं है। आगे एडजुडिकेट करना, यानी कि अब कोर्ट का काम है कि उन दोनों पर्सन ए, बी और सी में से ये आइडेंटिफाई करना है कि किसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, न्याय देना। रूल नंबर 5 देख लेते हैं। एजेंट और टीनेंट के बारे में बताया गया है। इसमें दो पॉइंट है, कब एजेंट और टीनेंट एक इंटरप्लेडर सूट नहीं फाइल कर सकते हैं और कब फाइल कर सकते हैं। तो कब नहीं फाइल कर सकते, जैसे कि एक किराएदार होता है और एक मकान मालिक। तो मकान मालिक एक किराएदार को रूम देता है, तो जो किराएदार होता है जब रूम लेता है तो उसको मालूम है कि मेरा मकान मालिक है। तो इन ऐसे हालात में जब एक मकान मालिक और एक किराएदार होते हैं तो वहाँ पे कोई इंटरप्लेडर सूट नहीं फाइल होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो किराएदार को मालूम है कि मेरा मकान मालिक कौन है। कल को एक तीसरा पर्सन आके बोलता है उस किराएदार को कि आज से भाड़ा मुझे देना, ठीक है, तो क्या वो किराएदार उसको देगा? नहीं देगा, क्योंकि उसको मालूम है कि मेरा मकान मालिक कौन है, मेरा ओनर कौन है इस घर का, तो उसी को देगा। तो वहां पे एक इंटरप्लेडर सूट नहीं फाइल होगा। उसी तरह एक एजेंट का भी देखते हैं। एजेंट और प्रिंसिपल क्या होता है, अगर आपको इसको और डिटेल में देखना है तो मैंने इसके लिए भी एक अलग से वीडियो बनाया है मेरे चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। फिलहाल हम एजेंट की बात करते हैं। इसमें एजेंट एक ब्रोकर होता है। जिस तरह एक बिल्डिंग लाइन में, जैसे रियल एस्टेट लाइन में एक ब्रोकर होता है जो फ्लैट बेचता है और फ्लैट रेंट पे दिलवाने के लिए ब्रोकेज लेता है, यानी कि कमीशन लेता है। तो वो किसके लिए काम करता है? बिल्डर के लिए, ओनर के लिए। जैसे कि एक आदमी को अपना फ्लैट बेचना है तो वो क्या हो गया? ओनर। उसी ओनर को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल। तो वो प्रिंसिपल ने एक ब्रोकर हायर किया है, बोला है कि तुम्हें ये मेरा फ्लैट बेचवाना है, तुम्हें 5% कमीशन मिलेगा। तो जो जिसे उसने हायर किया, जिस पर्सन को, ब्रोकर को, उसे एजेंट कहा जाता है, और जो पर्सन फ्लैट बेच रहा है उसे प्रिंसिपल। तो इस हालात में ब्रोकर ने किससे डील किया? एक ओनर से। तो ब्रोकर को मालूम है कि ओनर ने मुझसे डायरेक्ट बात किया है। अब इनके बीच में तीसरा पर्सन आता है, सी। अब वो सी बोलता है ब्रोकर को कि जो भी पैसा बेच के होगा वो मुझे देना। क्या ब्रोकर देगा? नहीं देगा, क्योंकि उसने किससे डील किया है? ओनर से। तो ऐसे हालात में एक इंटरप्लेडर सूट नहीं फाइल होता है। कब फाइल होगा अब मैं बताता हूं। जैसे कि देखो, एजेंट और प्रिंसिपल। प्रिंसिपल ने एजेंट को एक काम दिया है। क्या दिया है? कि बोला है कि ये 5 लाख, ये एक गाड़ी है, सो इसको जाके गोडाउन में खड़ा कर दो। ठीक है। अब प्रिंसिपल के पास एक आदमी आता है, वो उस गाड़ी को खरीदना चाहता है। पर्सन सी है यहाँ पे, समझो कोई थर्ड पार्टी है। प्रिंसिपल से उसने डील पक्की करी और बोला है कि आप जाके मेरे एजेंट से वो गाड़ी ले सकते हो। ठीक है। ये डील यहाँ प्रिंसिपल और थर्ड पर्सन में हुई थी, और एजेंट, और बोला था प्रिंसिपल ने कि उस थर्ड पर्सन को जाके मेरे एजेंट से ले सकते हो। फिर वो शाम को एजेंट के पास गया गाड़ी लेने के पास, और बोला कि तुम्हारे प्रिंसिपल ने ये गाड़ी मुझे देने बोली है। लेकिन वहाँ पे प्रिंसिपल भी फ़ोन करके एजेंट को बोलता है कि नहीं, उस थर्ड पर्सन को गाड़ी मत देना, ऐसा प्रिंसिपल एजेंट को बोलता है। तो यहाँ एजेंट कन्फ्यूजन हो गया। यहाँ पे वो जो थर्ड पर्सन बोल रहा है कि तुम्हारे प्रिंसिपल ने बोला है कि गाड़ी मुझे दो, और प्रिंसिपल भी बोल रहा है कि उस पर्सन को गाड़ी मत दो। तो ऐसे में एजेंट क्या करेगा? एक इंटरप्लेडर सूट फाइल करेगा दोनों के लिए, प्रिंसिपल और थर्ड पर्सन के लिए। ठीक है। अब देखते हैं टीनेंट, एक किराएदार और एक मकान मालिक। अब मकान मालिक का एक लोन पे घर था, उसने किराए पे दे दिया। अब कुछ महीने बाद मकान मालिक उस घर का लोन नहीं भर पा रहा है। तो एक दिन अचानक से बैंक आती है, और बैंक किराएदार को बोलती है कि तुम्हारा मकान मालिक फ़ोन नहीं उठा रहा है, किधर रहता है। तो जो किराएदार बोलता है मुझे ये सब नहीं मालूम। तो बैंक किराएदार को क्या बोलता है कि अगले महीने से जो ये इस रूम का रेंट है मुझे देना, अगर तुम्हें इस रूम में रहना है तो। अगर तुम्हें इस रूम में नहीं रहना है, रेंट मुझे नहीं देना चाहते हो, तो अगले महीने से ये रूम खाली कर देना, क्योंकि उसने बैंक का लोन नहीं भरा है। तो ऐसे में वो जो किराएदार है वो तो कंफ्यूज हो जाएगा कि मुझे बैंक को पैसा देना है कि किराया अपने मकान मालिक को। तो वो फिर बैंक में, कोर्ट में जाके एक इंटरप्लेडर सूट फाइल करेगा। कौन? किराएदार।
कि इन दोनों में से मुझे किसको किराया देना है। ठीक है, तो ये था हमारा रूल नंबर 5। रूल नंबर 6 देख लेते हैं, चार्जेस फॉर प्लेंटिफ कोस्ट। यानी कि जो प्लेंटिफ होता है, जैसे कि हमने मोबाइल वाला एग्जांपल देखा था, देखो यहाँ पे ये प्लेंटिफ ए, बी और सी। ए को सड़क से एक मोबाइल मिला था, ठीक है, मोबाइल मिला था। अब ए का ये मोबाइल है नहीं, लेकिन ए ये मोबाइल को किसी को देना चाहता है, जिसका भी मोबाइल है उसको देना चाहता है। अब उसी दिन बी और सी ए के पास आके बोलते हैं कि हमारा मोबाइल है, तो इन दोनों में ये कंफ्यूजन हो गया। तो इसने कोर्ट में क्या किया, केस फाइल किया और मुझे मोबाइल था वो कोर्ट में जमा करा दिया। अब यहाँ पे जो ए है, ए का क्या मोबाइल है, मोबाइल और ए का कोई रिलेशन है, आपस में नहीं है, ए का मोबाइल तो है नहीं, लेकिन ए ने ईमानदारी से कोर्ट में केस फाइल किया कि ये 2 पर्सन आए हैं, आपस में लड़ रहे हैं कि ये इनका मोबाइल है। तो इस हालात में ए ने केस भी किया, कोर्ट में फाइल किया और मोबाइल भी जमा करा दिया। तो जो भी खर्चा केस फाइल करने का, पेपर वर्क का जो भी खर्चा होगा ए का, वो मोबाइल को बेच के या जो इसका जो असली मालिक होगा उससे लेकर ए को दे दिया जाएगा। कॉस्ट ऑफ, जो भी कॉस्ट होता है केस करने का या जो भी पेपर वर्क का चार्ज होता है वो प्लेंटिफ को दे दिया जाएगा। ये रूल नंबर 6 बताता है हमें। ठीक है, इसी को हम कहते हैं इंटर प्लीडर सूट और उसका प्रोसीजर। तो आई होप आपको समझा होगा। आज के लिए इतना बस, चलो बाय।